पत्नी के मरने के बाद कविता के बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ से भी 2 बेटियां पैदा हो गईं। सौतेली माँ ने कविता को नौकरानी बनाकर रख लिया और उसकी बेटियां सारा दिन कोई काम न करतीं। काली रंगत की वजह से कविता का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था कि एक दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर कविता को दुल्हन बनाकर विदा कर दिया और बेटियों के साथ जश्न मनाने लगी कि मनहूस से जान छूट गई। कविता दुल्हन बनी बेड पर डर से काँप रही थी कि अचानक दूल्हे ने घूंघट उठाया तो वो सारी रात अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही थी। जब भी एक पल को उसकी आँख लगने लगती तो एक बार फिर भयानक सपना उसकी नींद को आंखों से छीन लेता। वो हड़बड़ाकर उठ बैठती और एक बार फिर अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेती। उसने घड़ी पर समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। बस कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी और फिर उसके पापा दूसरे शहर अपनी नई पत्नी लाने के लिए जाने वाले थे। ये सोच कर ही वो पिछली कई रातों से सो नहीं पाई थी। आज एक बार फिर वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती रही। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा जो तस्वीर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, तुम क्यों छोड़कर चली गई? एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा? अब देखो ना, पापा दूसरी शादी करने वाले हैं, नई माँ आएंगी, ना जाने मेरे साथ कैसा सलूक करें। पापा तो वैसे भी मुझसे कम ही बोलते हैं, वो तो दूसरी शादी से बड़े खुश हैं। आज नए कपड़े भी लाए हैं जो पहन कर कल वो दूसरी शादी करने के लिए जाएंगे। मैंने पापा को कहा भी कि पापा दूसरी शादी ना करो, सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करेंगी, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगी। मगर पापा ना माने, मुझे बहुत डर लग रहा है। कविता यूं ही अपनी माँ से बातें कर रही थी, मगर उसकी माँ तो आज से 3-4 महीने पहले मर चुकी थी। वो कोई ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, बल्कि एक जवान जहान औरत थी। दरअसल उनके गुर्दे ख़राब हो चुके थे। जब तक खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। कविता का बाप भी कुछ खास परवाह नहीं करने वाला था। पैसों के मामले में तो वैसे ही भी वो ज़रा कंजूस था। कहने लगा कि जो होना था हो गया, तुम्हारी मौत ऐसे ही लिखी होगी। यूँ कुछ ही हफ्तों बाद कविता की माँ मर गई। उसके पापा की आँख से एक भी आंसू तक ना गिरा था। वो यही कहता कि भगवान की चीज़ थी, भगवान के पास चली गई, अब रोने का क्या फ़ायदा। कविता की माँ की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि कविता के बाप को दूसरी शादी करने का शौक़ चढ़ आया। वो अगले ही दिन से रिश्ते वाली बुआ को कहने लगा कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पत्नी आएगी तो घर के काम को संभाल लेगी। कविता तो तड़प उठी थी, कहने लगी पापा, मैं घर के सारे काम काज कर लूँगी। वो 14 साल की लड़की थी, पूरा ना सही मगर थोड़ा बहुत तो घर को संभाल ही सकती थी। मगर कविता का बाप तो कविता को शुरू से ही कुछ खास ना समझता था। उसने कुछ ही महीने बाद एक लड़की ढूंढ ली और फिर शादी का दिन फिक्स हो गया। उस दिन कविता पापा के पैरों में गिरकर आखिरी बार मिन्नतें भी करने लगी कि पापा, अगर नई माँ आ गई तो आप तो मुझे भूल ही जाओगे, फिर भला कहाँ मैं आपको याद रहूँगी कि आपकी एक बेटी कविता भी है। तो कविता का बाप बोला कि पागल, तू मेरी बड़ी और इकलौती बेटी है, जो तेरा दर्जा है उस दर्जे तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। उसने ऐसे ही कई दिलासे कविता को दिए थे जो कि सिवाय पानी के बुलबुलों के और कुछ भी ना थे। आखिर शादी का दिन भी आ गया। कविता का बाप बड़ा ही खुश था। वो गया और अपनी दूसरी पत्नी को विदा करके घर ले आया। शाम का समय था जब कविता का बाप अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर में दाखिल हुआ। कविता ने देखा तो एक पल को वो देखती रह गई, क्योंकि उसकी दूसरी माँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे से तो नज़र हटाए नहीं हटती थी। उसके पापा तो अपनी दूसरी पत्नी पर सदके वारी जा रहा था, जबकि वहीं कविता एक बार फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। सांवली और ठीक ठाक सी शक्ल सूरत की औरत थी। कविता भी अपनी माँ पर ही गई थी, सांवली और ठीक ठाक शक्ल, उसमें कशिश नाम की ज़रा भी कोई चीज़ न थी। सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो एक नज़र कविता पर डाली और फिर उसके बाप के साथ हाथ में हाथ डाले कमरे की तरफ चली गई। कविता सर झुकाए वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। अगले ही दिन घर का नक्शा ही बदल चुका था। उसके पापा तो सिर्फ अपनी दूसरी पत्नी के ही होकर रह गए थे। शायद इतनी सुंदर पत्नी पाकर वो अपनी बेटी तक को भूल चुके थे। वो जो ज़रा पहले नरमी से बात कर लिया करते थे, अब वो भी उन्हें गवारा ना था। कविता अगर कुछ कह देती तो झिड़क दिया करते। शुरू में तो घर की सारी जिम्मेदारी सौतेली माँ ने ही संभाली थी। वो घर के काम करके सारी जिम्मेदारियाँ उठाकर अपने पति का दिल जीतने लगी। वहीं कविता स्कूल जाती और स्कूल के बाद घर आकर फिर शाम के कामों में अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती। एक दिन सौतेली माँ की तबीयत ख़राब हुई
जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो खबर मिली कि वो प्रेग्नेंट है। उस दिन कविता का बाप बड़ा ही खुश था, मगर साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी कविता पर आ गई। कविता का बाप उससे कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए अब घर के सारे काम तुमको दी किया करोगी। बेहतर है कि फ़िलहाल स्कूल जाना बंद कर दो। जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होगी तो फिर जाती रहना। पापा की बात सुनकर कविता ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और फिर दोबारा कभी उसने स्कूल का मुंह तक न देखा। सौतेली माँ के तो अंदाज ही निराले हो चुके थे। वो अब कविता पर हुक्म चलाने लगी थी। ज़रा सा काम गलत होता तो उसे झिड़क देती और कहती कि ठीक ठाक काम करो, जो मैं कहूँ वही करो, वरना तुम्हारे पापा को तुम्हारी शिकायत लगा दूँगी। तुम तो जानती हो वो मेरे आगे दूसरा शब्द नहीं कहते। कविता अपने बाप से बहुत डरती थी। खामोशी से घर के काम करती रहती। सारा दिन काम कर करके थकी हारी बिस्तर पर लेटती तो एक एक जोड़ दर्द से चूर होता, मगर शिकायत करती भी तो किससे? अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर बस रोती ही रहती। कुछ समय बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। कविता छोटी बहन को देखकर बड़ी खुश हुई। जब उठाने के लिए उसके पास गई तो सौतेली माँ ने हाथ लगाने से मना कर दिया। कहने लगी कि यह भी बच्ची है, तुम इसे गिरा दोगी। यूँ उसने अपनी बच्ची को हाथ तक न लगाने दिया। कविता का बाप रोज़ाना कुछ न कुछ अपनी दूसरी बेटी के लिए लाता रहता, मगर कविता को आज तक कुछ भी लाकर ना दिया। कविता हसरत से अपने बाप को देखती रहती, जो अपनी छोटी बच्चियों से मोहब्बत करता, उनके लाड उठाता। सौतेली माँ ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था और दोनों ही उसके बाप की लाडली थी, जबकि कविता तो किसी खाते में ही नहीं आती थी। अगर जिद करके अपने बाप से कुछ मांग भी लेती तो उसका बाप आगे से झिड़क दिया करता। एक दिन सौतेली माँ नहाने के लिए गई थी और छोटी बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। कविता उस समय किचन में खाना बना रही थी, जब अचानक उसे रोने की आवाज़ आई। उसकी सबसे छोटी बहन बहुत रो रही थी। कविता खाना वहीं छोड़कर भागकर कमरे में आई तो सामने सौतेली बड़ी बहन ने सबसे छोटी बहन को बिस्तर से गिरा दिया था और अब उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ये दृश्य देख कविता ने देखा तो दौड़कर अंदर आई और छोटी बहन को उठा लिया। फिर बड़ी बहन को डांटने लगी कि तुमने इसे क्यों गिराया, इसे चोट लग सकती थी। डांट खाकर वो रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर बाथरूम से फ़ौरन सौतेली माँ निकली और कहने लगी कि क्या हुआ, मेरे बच्चों को क्यों रुला रही हो? तो तभी बड़ी बेटी फ़ौरन रोते हुए कहने लगी, माँ देखो ना, कविता दीदी ने हमें मारा है। वो कमरे में आई और छोटी गुड़िया को फर्श पर गिरा दिया। मैं जब इसे उठाने लगी तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया। इतना सुनना था कि सौतेली माँ आग बबूला हो गई। उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ कविता के मुंह पर दे मारा और फिर बालों से पकड़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चियों पर हाथ उठाने की? डायन मनहूस कहीं की, तुझ जैसी कलमुही को तो मुझे कब का इस घर से दफ़ा कर देना चाहिए था। ये तो मेरी अच्छाई है जो अभी तक तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, और अब तुम ही मेरी बच्चियों पर हाथ उठाओगी। कविता सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। सौतेली माँ ने उसे मारकर कमरे से निकाल दिया। जब रात को उसके पापा घर आए तो सौतेली माँ ने उन्हें भी खूब बढ़ा चढ़ा शिकायत लगाई, तो वो भी कविता पर भड़क उठे। उस पर हाथ तक उठाने से परहेज ना किया और बोले, अगर तुमने मेरी बच्चियों के साथ ये सलूक किया तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। कविता बेकसूर सबकी डांट सह रही थी। कविता को तो यकीन हो चुका था कि अब उसका बाप उसका नहीं रहा। वहीं सौतेली माँ ने जब देखा कि उसका पति अब पूरी तरह उसके काबू में आ चुका है तो उसने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। जानबूझकर जब उसका पति घर आता तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर कविता को डांट पड़वाती रहती और एक दिन कहने लगी कि क्यों ना हम कविता की शादी कर दें, कम से कम इससे हमारी जान तो छूटेगी। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। कविता के बाप ने भी फ़ौरन कहा, जो तुम्हें सही लगे वो करो, मुझे तो इन मामलात की ज़्यादा खबर नहीं। अगले ही दिन से सौतेली माँ ने कविता के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए, मगर जो भी कविता को देखता तो फ़ौरन इनकार कर देता, क्योंकि कविता बहुत ही ज़्यादा सांवली रंगत की थी। उसमें कुछ खास था भी नहीं। हालांकि वो और हर चीज़ में बहुत अच्छी लड़की थी, मगर लोगों को तो सिर्फ चेहरे से मतलब होता है। कई रिश्ते यूं ही टूटते चले गए। वक्त गुजरता गया और उसकी दूसरी बहनें भी जवान हो गईं। वो दोनों ही अपनी माँ की तरह बड़ी ही हसीन और सुंदर थीं, जबकि उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उन्हें किसी से बात करने की तमीज़ तक न थी, मगर इसके बावजूद लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो सुंदर थीं। कविता की उम्र भी वक्त के साथ साथ बढ़ चुकी थी, मगर अभी तक उसका रिश्ता तय नहीं हुआ था। वो बात बात पर जिल्लत सुनकर अब पत्थर दिल हो चुकी थी। उसकी माँ हर बार उसे कलमुही, काली और ना जाने कैसे नामों से बुलाकर जलील किया करती थी। कविता का दिल इस कदर दुख चुका था कि उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर फिर कुछ सोच कर सब्र कर जाती कि ये ज़िंदगी तो उसकी हराम हो चुकी है। अगर आत्महत्या करके मरेगी तो उसकी रूह को भी चैन नहीं मिलेगा। सौतेली माँ हर हाल में
कविता से जान छुड़वाना चाहती थी। कहने लगी, जब तक ये कविता नाम का काला धब्बा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही नहीं सकती। अगले ही दिन से नए रिश्ते के लिए रिश्ते वाली बुआ से कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ, तुम मेरी बड़ी बेटी की तस्वीर दिखाओ। जैसे ही उसने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लड़के वालों को दिखाई तो उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हामी भर ली। ये खबर जब कविता की सौतेली माँ को मिली तो वह बड़ी खुश हुई। मंगनी तक और सारी रस्म रिवाज सब कुछ कविता की सौतेली बहन के साथ निभाए गए। मगर जब शादी का समय आया तो सौतेली माँ ने दुल्हन बनाकर कविता को बिठा दिया। कविता बहुत डर रही थी। अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ऐसा कर तो रही हैं, लेकिन जब ससुराल वाले प्रिया की जगह मुझे देखेंगे तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा, कहीं वो मुझे उसी समय छोड़ ही ना दें। मगर कविता की सौतेली माँ फ़ौरन बोली कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम तुम्हें ब्याह देना है, इसके बाद तुम जियो या मरो, इससे हमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम जैसे बोझ को सर से उतार कर अपने कंधे हल्का करना चाहते हैं। इतना सुनकर तो जैसे कविता के होठ सी चुके थे। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले उसके लिए सौतेली माँ को करने हैं और वो तो जैसे हर जुल्म सितम झेलने के लिए इस दुनिया में आई है। शादी का समय आया तो उसे घूंघट उड़ाकर बिठा दिया गया। शादी हो चुकी थी और कविता की विदाई होने वाली थी। सभी लोग बार बार कविता का चेहरा देखने की फरमाइश कर रहे थे, मगर सौतेली माँ कहने लगी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को सबसे पहले पति ही देखता है, उसके बाद ही अगले दिन बाकी रिश्तेदारों को दुल्हन दिखाई जाती है। इसी रिवाज के तहत कविता की विदाई हो गई और वो दुल्हन बनी अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। दिल था कि सीना चीर कर बाहर निकलने को तैयार था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि अगर कुछ देर बाद उसका राज खुल गया तो क्या होगा। ज़िंदगी तो पल भर में बदल कर रह जाएगी। कहीं गुस्से में आकर उसके पति ने उसे तलाक दे दी तो फिर ये सोच कर ही कविता की जान निकल रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उसका पति कमरे में दाखिल हुआ। वो तो सूखे पत्ते की तरह कपकपा रही थी, क्योंकि कुछ ही पलों बाद उसका राज फाश होने वाला था। उसका पति चलता हुआ उसके करीब आ रहा था। हर कदम के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही थीं। कविता दिल ही दिल में प्रार्थनाएं कर रही थी कि कोई बड़ा मसला ना बने, वरना क्या होगा, वो जीते जी मर जाएगी। उसने जब घूंघट से ही नज़र उठाकर देखा तो पति के कदमों की तरफ देखकर उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो लड़खड़ाकर चल रहा हो। लड़खड़ाकर चलते हुए वो बिस्तर तक आया था। अगले ही पल कविता के दिल में घंटियाँ सी बजने लगी। उसके दिमाग में कई ख्याल आए थे। जिस तरह वो लड़खड़ाकर गिरता पड़ता हुआ बिस्तर तक आया था, उसे लग रहा था जैसे कोई नशे में धुत इंसान चलता हुआ आता है। कहीं उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी किसी बुरे इंसान से तो नहीं करवा दी थी। ये सोच कर ही उसकी हालत ख़राब होने लगी। अगले ही पल उसका पति उसके सामने आकर बैठ गया। वो बिस्तर पर यूं हाथ रखे हुए बैठा था जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। कविता सर झुकाए बैठी थी। पति के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत उसमें ना थी। उसका पति आगे बढ़ा और कहने लगा, देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी झूठ से शुरू हो। कविता ने नज़र उठाकर घूंघट से ही अपने पति की तरफ देखा। उसका पति कोई बहुत ज़्यादा हसीन नहीं था, बल्कि मामूली सी शक्ल सूरत का था, जो उसके सामने आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। कविता ने मुश्किल से बोलते हुए कहा कि जी, आप क्या कहना चाहते हैं। अगले ही पल उसके पति ने अपने हाथ कविता के हाथ की तरफ बढ़ाए और फिर उसके घूंघट को पकड़ा और फिर कपकपाते हुए हाथों से उसका घूंघट उतार दिया। कविता तो आंखें बंद किए बैठी थी। उसे लगा था कि बस यहीं पर उसकी सांसें अब रुक जाएंगी, उसके बाद तो जो वो जी ही ना सकेगी। मगर उसने जब देखा कि वो बहुत वक्त हो चुका है मगर अभी तक पति की तरफ से कोई जवाब ना आया तो उसका दिल डूबने लगा। शायद उसका पति इतनी बदसूरत लड़की देखकर शॉक्ड हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। वो कुछ कहती कि इससे पहले ही उसका पति बोला कि आप यकीनन बहुत सुंदर होंगी। मैंने आपको मन की आंखों से देख लिया है। आप बहुत शर्महया वाली और अच्छी लड़की हैं। आपके बोलने का अंदाज नहीं आपके चरित्र की गवाही दे रहा है। मैं इंसान के शब्दों से ही उस इंसान को परख लेता हूँ। कविता ने नज़र उठाकर अपने पति को देखा। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर उसका पति कहने लगा कि देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र का मसला है। जैसे ही अंधेरा होने लगे मेरी नज़र ख़त्म हो जाती है। मुझे रात के अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं सिर्फ दिन की रोशनी में ही देख सकता हूँ। मैंने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया मगर अभी तक कोई ख़ास नतीजा नहीं निकल सका। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। यकीन मानो, मैंने तुम्हें तस्वीर में भी नहीं देखा, बस अपने माँ बाप पर ही यकीन किया और उनसे कहा था कि आप मेरी ज़िंदगी में मेरे जैसे ही किसी लड़की
को शामिल कीजिएगा जो मेरी इस कमी के साथ मुझे कबूल करे। जैसे जैसे कविता का पति बोल रहा था, कविता हैरत से अपने पति को देख रही थी। उसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे। उसके पति की तो रात को नज़र ही चली जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसका पति उसके सामने खुद को कम समझ रहा था और ऐसी बातें कर रहा था जिससे वो कविता का दिल जीतना चाहता हो। मगर कविता ने अगले ही पल अपना हाथ बढ़ाकर अपने पति के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, मुझे आपकी इस बीमारी से कोई मसला नहीं। ये तो भगवान की तरफ से है, इसका इलाज मुमकिन है और हो भी जाएगा। अगर ना भी हुआ तो मैं भी ज़िंदगी के हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहूँगी। कविता के शब्द और मीठे बोल सुनकर तो जैसे उसका पति खिल उठा था और वो कविता के बारे में पूछने लगा, मगर कविता चुप रही। कहने लगी कि मैं आपको अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगी। सुबह जब आप अपनी आंखों से मुझे देखेंगे तभी मैं आपको अपनी असलियत बता दूँगी। यूँ सारी रात वो दिल का बोझ हल्का करते रहे। कविता का पति उससे अपना मन हल्का करता रहा और कहने लगा उसके घर वाले उसे बहुत जलील किया करते थे, ताने दिया करते थे, उसके बारे में दूसरों से बुरा भला कहा करते थे। हालांकि मेरे सगे बहन भाइयों ने मेरे साथ ये किया, मुझे हमेशा बुरा समझा और मेरा मजाक उड़ाया। वो मुझे बाहर कहीं नहीं लेकर जाते थे कि रात के वक्त अगर तुम अंधे हो गए तो हम कहाँ तुम्हारी लाठी बने फिरते रहेंगे। वो दोनों कई घंटों तक बैठे बातें करते रहे। जब सुबह हुई तो कविता पति के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पति ने जब कविता को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और कहने लगा कि तुम तो अपने चरित्र की तरह ही सुंदर हो। उस पल कविता ने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ अपने पति को बता दिया और ये भी बता दिया कि उसकी शादी किन हालात में हुई थी। ये सुनकर उसके पति ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि हम वक्त, हालात और घर वालों को बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी किस्मत है। ये तुम्हारा और मेरा नसीब भी था जो आज हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तुम में तो कोई भी कमी नहीं, तुम तो हर कमी से आज़ाद हो। तुम तो मोम का दिल रखती हो और मैं तुम जैसी लड़की को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। कविता तो जैसे हवा में उड़ने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गर्दन तक जा रहे थे। वो अपने पति के गले लगकर सिसक रोने लगी। बरसों बाद उसे कोई अपना मिला था। अपनी माँ के बाद वो पहली बार किसी की मोहब्बत पाकर यूँ रोई थी। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो कविता की सास और नंदे उछल पड़ी। कहने लगी कि यह कौन है, इस लड़की को तो हमने कभी नहीं देखा। तभी कविता का पति फौरन बोल उठा कि माँ, दरअसल मुझे प्रिया नहीं बल्कि कविता से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने खुद ही अपनी सास को कह दिया था कि मुझे आपकी मंझली बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी से ही शादी करनी है। सास ने जब ये सुना तो उनके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी कि मैं तो तेरे लिए सुंदर पत्नी लाना चाहती थी मगर तू अपने ही जैसी पसंद करके ले आया। खैर मुझे क्या, तेरी ज़िंदगी तू जैसे भी गुजारे। माँ को भी अपने इस बेटे से कोई ख़ास लगाव न था। यूँ वो दोनों अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक सुकून से गुजारने लगे। वहीं सौतेली माँ और उसकी बेटियाँ जो सुबह ही सुबह इस इंतज़ार में थी कि कविता बेइज्जत होकर वापस लौटेगी और हम भी उसे इधर नहीं रखेंगे, तो उनका ये सपना ही रह गया। कई साल यूँ ही गुजर गए। कविता बाल बच्चों वाली हो गई और अपने पति के साथ बहुत खुश थी, मगर उसकी दोनों बहनों की आज तक शादी नहीं हो सकी थी। एक बार जब दोनों बहनों की शादी की गई तो 1 महीने बाद ही तलाक लेकर घर वापस लौट आईं, क्योंकि वो तेज़ तर्रार और चालाक मिजाज लड़कियां अपना घर बसा ही नहीं पाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।